स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द राज्यसभा इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से है। बिहार के वहाँ पे राज्यसभा इलेक्शन का जो नॉमिनेशन प्रोसेस है उस दौरान में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल किया। डेट मीन्स कि आने वाले समय के अंदर बिहार के वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो वैकेंट होगा। किसी अदर पर्सन के द्वारा सीएम का जो पोस्ट है उसको सर्व है वो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि जब भी राज्यसभा के बारे में कोई न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर के अंदर में अपीयर होता है तो आपको हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसको अडॉप्ट किया गया है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है जिसमें टू हाउसेज का कॉन्सेप्ट है। एक हाउस जिसको कि हम लोकसभा के रूप से कंसीडर किया करते हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर में लोअर हाउस के रूप से एग्जिस्ट करता है। और जो अदर हाउस है वो राज्यसभा है जो कि अपर हाउस के रूप से एग्जिस्ट है वो किया करता है। बोथ हाउस का जो मेंबरशिप है जो इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बना करते हैं उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लोकसभा के अंदर में जो पर्सन उसके मेंबर बना करते हैं वो इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट हुआ करते हैं, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं जिसमें जो हाईएस्ट वोट्स को जो सिक्योर करेगा जो पर्सन उसको एज ए विनर के रूप से डिक्लेयर है वो किया जाता है। और अब आप देखिए कि वो जो विनर विनर के रूप से डिक्लेयर होगा तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप से उसका अपॉइंटमेंट है वो आपको मिलेगा लोकसभा के अंदर में। राज्यसभा के वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टेट्स का यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो हुआ करता है। स्टेट्स को आप देखिए कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अलोकेट की गई हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स का जो अलोकेशन है वो भी इक्वल है वो नहीं है। जैसे कि यूएस के अंदर में जो सीनेट हुआ करता है, सीनेट के अंदर में इक्वल नंबर ऑफ सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है कि हर एक स्टेट को वहाँ पे 2 सीट्स हैं वो दी गई हैं। हमारे यहाँ पे राज्यसभा के अंदर में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो डिफरेंट हैं। क्या स्टूडेंट्स सभी स्टेट्स का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है? यस स्टूडेंट्स, सभी स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन है वो दिया गया है। क्या यूनियन टेरिटरीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के वहाँ पे? तो यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर में ओनली आप देखिए कि 3 जो यूटी हैं उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन है। इसमें एक तो आप देखिए कि पुडुचेरी है, अदर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है जो प्रेज़ेंट समय में यूटी है, और स्टूडेंट्स इसके अलावा दिल्ली है। तो आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये जो सभी जानकारी है वो कहाँ पे मेंशन है? शेड्यूल 4 के अंदर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 के अंदर में राज्यसभा को जो सीट्स का एलोकेशन है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को, वहाँ पे इसके बारे में जानकारी है, वो मेंशन किया गया है। तो ये तो बेसिकली आप देखिए कि राज्यसभा के बारे में हमने देखा। क्या स्टूडेंट्स लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी यहाँ पे चूज़ किए जाते हैं क्या? क्या कुछ पर्सन्स को नॉमिनेट भी किया जाता है क्या? तो आप देखिए कि लोकसभा के अंदर में ये कॉन्सेप्ट एग्ज़िस्ट किया करता था अर्लियर फ़ेज़ के अंदर में। उस दौरान में आप देखिए कि जब 2 जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलॉन्ग करने वाले जो पर्सन हैं उनको एज़ ए नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता था। बाद में इस कॉन्सेप्ट को 104th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू अबॉलिश कर दिया गया कि लोकसभा के अंदर में नॉमिनेशन प्रोसेस है वो नहीं रहेगा। राज्यसभा के बारे में अगर हम रीड करें तो प्रेजेंट समय में भी वहाँ पे 12 मेंबर्स को नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे राज्यसभा के बारे में हमने देखा, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने रीड किया। तो एक आपको जो बेसिक जानकारी ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ करता है, राज्यसभा का जो इलेक्शन का जो मेथड है, ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बोरो किए हैं। तो ये राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है, ये हमने किस कंट्री से लिया है? ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जो नॉमिनेशंस के बारे में हम रीड किए हैं, तो राज्यसभा का इलेक्शन में जो नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। अभी हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में रीड किए, इलेक्शन प्रोसेस है वो वहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ के जो एमएलए हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स जो राज्यसभा को यहाँ पे जो कुछ इलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंस है, क्या पावर के अंदर में भी किसी तरीके से डिफरेंस एग्जिस्ट करता है क्या? क्या कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे राज्यसभा है वो डोमिनेट करता है लोकसभा के कंपैरिजन के अंदर में? तो यस स्टूडेंट 2-3 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे राज्यसभा का डोमिनेशन है। कौन से ऐसे एरिया हैं? एक तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 249 आर्टिकल 249 आर्टिकल 249 क्या है? कि स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के अंदर में लॉ फ्रेमिंग का अगर कोई बात हो कि स्टेट लिस्ट के अंदर में कोई सब्जेक्ट बिलॉन्ग करता है, स्टेट लिस्ट से कोई सब्जेक्ट है, उसके ऊपर में कानून बनाने का जो राइट है, वो यहाँ पे राज्यसभा को दिया गया है। सेकंड आप देखिए कि ऑल इंडिया सर्विस का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 312 है, आर्टिकल 312 कोई यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना हो तो उसके रिगार्डिंग में भी राज्यसभा को स्पेशल पावर है ऑल इंडिया सर्विस के रिगार्डिंग में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ फ्रेमिंग का। हमारे यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका रिमूवल अगर करना हो, वीपी का अगर हमें रिमूवल करना है तो ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 67 के अंदर में। और लोकसभा आप देखिए कि सपोज कीजिए डिजोल्व हो चुका है, राज्यसभा जो है वो एक कंटिन्यूअस हाउस है, तो उस दौरान में अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है उसको यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल करना है। नेशनल इमरजेंसीज़ के बारे में कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 352 में है, 356 में है और 360 के अंदर में है। अलग-अलग इमरजेंसी हैं। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 के अंदर में स्टेट का इमरजेंसी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला करते हैं और 360 के अंदर में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो इनका अप्रूवल अगर करना हो लोकसभा डिसॉल्व है तो यहाँ पे एक अपर पावर है जो कंटीन्यूअस हाउस होने की वजह से राज्यसभा को मिला करता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने लोकसभा, राज्यसभा के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे रीड किए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स होमवर्क क्या है? होमवर्क आपके लिए ये है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है राज्यसभा में, ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? इलेक्शन प्रोसेस तो हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के बारे में है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी या पॉपुलेशन मैनेजमेंट बिल को भी आप कंसिडर कर सकते हो। इस पॉलिसी का अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम यही है कि जो यूथ पॉपुलेशन है उसको कंटिन्यूअस रखना है। जो टीएफआर के अंदर में जो डिक्लाइन हुआ है, टोटल जो फर्टिलिटी रेट है जिसमें डिक्लाइन हुआ है, इस फर्टिलिटी रेट को इम्प्रूव किया जाए। जो एडिशनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाए, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए जिससे कि यूथ पॉपुलेशन को कंटिन्यूअस रखा जा सके। जैसे आप देखिए कि जापान के अंदर में जो यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन है उसका संख्या ज़्यादा है जापान के अंदर में। जापान के अलावा आप देखिए कि साउथ कोरिया है, जापान के अलावा साउथ कोरिया है, इटली है, साउथ कोरिया के अलावा स्टूडेंट्स इटली है। वहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न्स का जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो आप देखिए कि सीनियर सिटीज़न्स का जो संख्या ज़्यादा है तो गवर्नमेंट के ऊपर में हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है वो भी मोर रहेगा। इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे मोर रहेगा। तो हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ होता है, वर्किंग जो कंडीशन है उसके अंदर में डिक्लाइन होता है। तो उसी उसी सिचुएशन को देखते हुए कि 2047 तक ये जो पॉपुलेशन का जो ट्रेंड ट्रेंड है वहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर में इसको रिवर्स करना है उनके द्वारा, इसको रिवर्स करना है। इसलिए एडिशनल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है, थर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसको इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है उसके बारे में है। वेस्ट एशिया के सिचुएशन के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं कि इजराइल और जो यूएस है उनके द्वारा अटैक किया गया था ईरान के वहाँ पे, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनका भी वहाँ पे डेथ हुआ है। अब आप देखिए कि फिर से जो अटैक्स कंटिन्यूअस वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ईरान ने जो जो कंट्रीज़ हैं जो ईरान के नाइबर एरियाज़ में सिचुएटेड हैं, जो इजराइल और यूएस के साथ में क्लोज़ रिलेशंस को रखा करते हैं, जहाँ पे डिफेंस फोर्सेज के जो बेसेज हैं वो सिचुएटेड हैं। या आप देखिए कि उन कंट्रीज़ का जो ऑयल एंड गैस का जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी यहाँ पे टारगेट के ऊपर में रखा गया ईरान के द्वारा। इज़राइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जहाँ पे लेबनान नाम का जो कंट्री सिचुएटेड है, जहाँ पे आप देखिए कि हजीबुल्लाह नाम का एक जो इंसर्जेंट ग्रुप है, जो एग्ज़िस्ट करता है। तो हजीबुल्लाह को टारगेट करते हुए इज़राइली फोर्सेज़ ने लेबनान के अंदर भी एंट्री को कैरी आउट किया है। तो ये बेसिकली वेस्ट एशिया की सिचुएशन के बारे में है।
ईरान का लोकेशन हम कल के भी न्यूज़पेपर में रीड किए थे कि ईरान के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कैस्पियन सी है, सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि पर्शियन पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है और गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है जिसको कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम से जानते हैं और एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड के रिगार्डिंग में क्योंकि 20% ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वर्ल्ड का ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू हुआ करता है जहाँ पे ईरान का कंट्रोल है, ईरान का डोमिनेशन है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने रीड किया वेस्ट एशिया के बारे में। कंट्रीज़ जो एरिया शेयर करते हैं ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, आप भी उनको बार-बार रिवाइज़ करना जिससे कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। और स्टूडेंट जो न्यूज़पेपर बेस्ड जो टॉपिक्स रहा करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस किया करते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। हमारे जो टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में उसका लिंक है तो आप उसको जॉइन कर सकते हो। जॉइन करना स्टूडेंट जिससे कि आप क्वेश्चंस को भी यहाँ पे प्रैक्टिस करो। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में अगर आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं तो उसको भी आप जॉइन कर सकते हो। स्पेशली जो न्यूज़पेपर को रिवाइज़ करते हुए क्योंकि 20 के आसपास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से फ्रेम हुआ करते हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको जो स्पेशल कोर्सेज हैं, कुछ क्वेश्चंस फ्री भी आपके लिए अवेलेबल हैं, वो उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर में हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गवर्नर के पर्सपेक्टिव से है। कुछ स्टेट्स के जो गवर्नर हैं उनको चेंज किया गया है, तो गवर्नर्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो लिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानकारी जब भी गवर्नर के बारे में मेंशन किया जाता है, आपको एक जानकारी ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट के अंदर में गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट किसके थ्रू हुआ करता है? अपॉइंटमेंट हुआ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट किया करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि गवर्नर इन द स्टेट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर रिगार्डिंग द गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट। तो ये जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इस प्रोसेस को हमने अडॉप्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है जो कैसे इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में एक्सपेंड हुआ है तो मालदीव और श्रीलंका के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने कंसर्न्स को रेज किया है कि वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडियन ओशियन के अंदर में एंटर हो चुका है जैसे कि आप देखिए कि इंटरनेशनल वाटर के अंदर में इंडिया में जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो ऑर्गेनाइज हुआ था वहाँ पे एक वॉरशिप है जो कि पार्टिसिपेट किया था ईरान का जिसको यूएस ने टारगेट करते हुए डिस्ट्रॉय किया सदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के वहाँ पे। तो उसके बाद से आप देखिए कि यहाँ पे कंसर्न है इन जो स्मॉलर आइलैंड कंट्रीज हैं उनका भी कंसर्न है। एक अदर जो क्रू है उसको भी यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया है। ईरानियन शिप है जिसको कि टेरिटोरियल वाटर के नियर बाई प्लेसेस के अंदर में। तो फर्स्ट तो आपको यहाँ पे इंडिया के जो इनिशिएटिव हैं इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में उसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए कि हमारा जो कंट्री है वो एक सागर इनिशिएटिव को चलाया करता है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में हमारा जो डोमिनेशन है उसके रिगार्डिंग में। फिर हम एक सागर इनिशिएटिव के बाद में हम एक महासागर इनिशिएटिव को भी हमने लॉन्च किया था। महासागर क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। उसी सागर का जो इनिशिएटिव है उसका अपग्रेडेड ये वर्जन है। इंडियन ओशियन जो नेवल इंडियन ओशियन का आप देखिए कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है जो भी हमारे यहाँ पे हरियाणा का जो मानेसर है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जो इंडियन ओशियन रीजन का इंफॉर्मेशन रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ ऐसे हमारे इनिशिएटिव भी हैं इंडियन ओशियन रीजन के बारे में। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन भी इसका एक इनिशिएटिव आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए कि जो जो यूएस ने जो टारगेट किया था जो शिप को, वो टारगेट किया था इंटरनेशनल वाटर के वहाँ पे। जो इंटरनेशनल वाटर है, वो इंटरनेशनल वाटर के वहाँ पे टारगेट किया गया। तो फर्स्ट आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इंटरनेशनल वाटर है वो क्या हुआ करता है। जैसे यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर के बारे में मेंशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि यूएन क्लोज जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी नाम से कन्वेंशन एग्जिस्ट करता है उनके द्वारा डिफाइन किया गया है कि किसी भी कंट्री से आप देखिए कि 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है उसको बेसिकली आप देखिए कि टेरिटोरियल वाटर के रूप से कंसीडर किया जाएगा।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है कि उनको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोरेशन का जो राइट्स है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक है। 200 नॉटिकल माइल्स तक ये पावर है। 12 नॉटिकल माइल्स उसका टेरिटोरियल वाटर हुआ करता है। उसके बाद में 200 नॉटिकल माइल्स है, उसके आउटसाइड एरिया को हम यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर है वो कंसीडर करते हैं। और इंटरनेशनल वाटर को रेगुलेट किया जाता है यूएन क्लोज के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका के हाई कोर्ट के बारे में है, एक लैंड का आप देखिए कि एक एरिया था जिसको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में इंक्लूड किया गया है। तो कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ के अंदर में है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो सेंचुरी के बारे में अगर हम बात करें तो कप्पा कप्तागुडा नाम से ये सेंचुरी है, जो बेसिकली कर्नाटका के वहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है, जिसको जिसको कि वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है उसके रूप से भी नॉर्दर्न कर्नाटका के अंदर में कंसीडर करते हैं। क्या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेंचुरी जो अवेलेबल हैं कर्नाटका के अंदर में, नंबर ऑफ सेंचुरी हैं वो आपको लार्जर नंबर के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, काली हांडी नाम का जो जगह है उड़ीसा के वहाँ पे, उसके कंडीशन के बारे में बताया गया है कि इंद्रावती नाम का एक रिवर है जो वहाँ से पास करता है और इंद्रावती रिवर के वहाँ पे जो कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट को ये बेसिकली बताया गया, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में। एग्जाम के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आप इंद्रावती रिवर के बारे में रीड कर सकते हो कि किस रिवर का ये ट्राइब्यूटरी है। इंद्रावती रिवर किस रिवर का ट्राइब्यूटरी है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो वुमेन, जो आप देखिए कि जो रूलिंग क्लास ने जो रूल किया था मेडिवल मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में, तो उस दौरान में जो वुमेन पर्सन्स हैं उनका क्या रोल रहा था? क्या वुमेन्स ने भी आर्किटेक्चर के अंदर में कोई इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया है? स्टूडेंट्स, एक तो जब भी हम आर्किटेक्चर के बारे में रीड करते हैं तो आप देखिए कि रानी की वाव जो कि गुजरात के अंदर में सिचुएटेड है। रानी की वाव एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो आपको शो करता है कि कैसे जो वुमेन रूलर्स हैं या वुमे रूलिंग रूलिंग फैमिली से बिलॉन्ग करने वाली वुमेन हैं, उन्होंने एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कुछ आर्किटेक्चर्स को डेवलप करने के लिए। फिर हुमायूँ टॉम्ब आपको मिलता है जो कि बागा बेगम नाम से जो हुमायूँ का जो विडो हुआ करते थे, उनके द्वारा हुमायूँ का मेमोरी के अंदर में इस जो हुमायूँ टॉम्ब है उसको कंस्ट्रक्ट किया था। हुमायूँ टॉम्ब है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बागा बेगम के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो शाहजहानाबाद का एरिया है, ओल्ड दिल्ली का जो एरिया है उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर में भी कुछ वुमेन पर्सन्स का रोल बताया गया है। तो हो सकता है आपसे जीएस पेपर 1 के अंदर में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वुमेन जो पर्सन्स हैं उनका क्या रोल रहा है हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर में, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से या कल्चर के पर्सपेक्टिव से हो सकता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए जिससे कि आप बेटर वे के अंदर में अपने आंसर में उनको यूज कर सको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वेस्ट एशिया के कंडीशन के बारे में है कि कंट्रीज ने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में पार्टिसिपेट तो किया है, इसमें एंगेजमेंट तो उनका हुआ है, बट आप देखिए कि कंट्रीज ने यहाँ पे कोई एग्जिट का स्ट्रेटजी है वो नहीं था, क्योंकि कंटिन्यूस 6th डे है जब यहाँ पे ईरान का भी आप देखिए कि अटैक्स हैं, यूएस इजराइल के द्वारा भी अटैक्स हैं वो किए गए हैं। इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट का एक्सटेंड हुआ है तो इंडिया को एक अपना स्टैंड लेना चाहिए इंडियन ओशन रीजन के रिगार्डिंग में, क्योंकि हम एक इमर्जिंग पावर हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रीजन के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी है वो हमें किसी तरीके से आने वाले समय में इम्पैक्ट है वो ना करें। क्योंकि हम जब मॉडर्न हिस्ट्री को रीड करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में भी आप देखिए कि काफ़ी सारी ऐसी बैटल्स हैं जो हुआ करती थी जो हमारे एरिया से रिलेटेड नहीं थे, बट ओवरऑल वो हमको किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट है वो किए थे। मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, उस समय ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वो मिला करते हैं। तो इंडियन ओशियन के अंदर में जो अटैक का यहाँ पे एक्सटेंड होना उसको कंडेम किया जाए, इंडिया के द्वारा एक स्टैंड है वो यहाँ पे लिया जाए क्योंकि हम एक इमर्जिंग पावर हैं। सेकंड आप देखिए कि ये उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया। अगर हम लीगलिटी, अटैक का जो लीगलिटी है उसके बारे में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि लीगलिटी यहाँ पे यूएन चार्टर है वो ग्रांट करता है। यूएन चार्टर के अंदर में कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर अलाउ करे तो किसी अदर कंट्री के द्वारा इंटरवेन किया जा सकता है, बट यहाँ पे इस तरीके से किसी भी अदर कंट्री में इंटरवेन करना फोर्स के थ्रू वो यूएन चार्टर का वायलेशन है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंसस के पर्सपेक्टिव से है, सेंसस का एक्सरसाइज कंडक्ट होगा, 2027 का सेंसस है, जो डिजिटल वे के अंदर में कंडक्ट होगा। तो उसी के लिए जो मस्कट्स हैं उनको यहाँ पे अनवील किया गया है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने ये क्यों किया है? क्योंकि स्टूडेंट जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही आया करता है, जिनके डायरेक्शन में सेंसस का एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ करता है। तो यहाँ पे जो जो वुमेन्स को जो शो किया गया है उसका नाम प्रगति है, विकास जो है वो मेल्स को यहाँ पे शो किया करता है। डिजिटल वे में ये कंडक्ट होगा। डिजिटल वे के अलावा आप देखिए कि जो सेंसस के अंदर में कास्ट का जो डाटा है उसको भी कलेक्ट किया जाएगा, कास्ट का डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। कास्ट के अलावा अगर हम बात करें जो सी डैक है, सी डैक सेंटर फॉर एडवांस जो कंप्यूटिंग का जो सेंटर है हमारे यहाँ पे सीडैक, उन्होंने कुछ कुछ जो डिजिटल टूल्स हैं उनको डेवलप किया है जो इस सेंसस एक्सरसाइज में मदद है वो करेंगे। एचपीवी वैक्सीन जिसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया कि इंडिया का जो एचपीवी वैक्सीन है अंडर द टेस्ट है, जो सिंगल डोज यहाँ पे रोल आउट हुआ है उसके रिगार्डिंग में एचपीवी वैक्सीन को अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने राजस्थान के वहाँ पे इसका जो यूज है उसके लिए आप देखिए कि एक कैंपेन है उसको स्टार्ट किया था। और आयुष्मान भारत जो कि हमारे यहाँ पे एक एक स्कीम है जिसका डिजिटल जो इनिशिएटिव है जिसके थ्रू मेडिकल कॉलेज को कहा गया है कि पेशेंट के जो डिजिटल हेल्थ के जो डाटाज हैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड्स को लिंक है वो किया जाए। तो ये बेसिकली हेल्थ के रिगार्डिंग में है बोथ न्यूज़ यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, ईरान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है वहाँ का सिचुएशन के बारे में कि जिस तरीके से आप देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आने वाले समय में वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये उनका स्टेटमेंट है यहाँ पे। फिर आप देखिए कि यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में है, यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है वहाँ पे सुप्रीम लीडर के बाद में कैसे ईरान के लोगों को इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करना चाहिए, ये भी एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन के बारे में है, वेस्ट एशिया के जो सिचुएशन है उसको यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से एग्ज़ामिन करते हैं। एंटी ड्रोन का यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनका क्यों ज़रूरी है, कैसे ड्रोन वॉरफेयर है जिसका इमरजेंस हुआ है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है जहाँ पे जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिली हैं। इरानियन पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि कैसे जो रिलीजियस पोस्ट भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और बैलेट का जो सिस्टम है जिसके थ्रू वहाँ पे जो जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट भी हुआ करते हैं। तो एक तरफ तो रिलीजियस सुप्रीमेसी का पोस्ट है, अदर वेव के अंदर में आपको इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका भी प्रेजेंस है, तो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में मेंशन है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।